जी, आप शुरू करें फिर। मेरे ख्याल से दोबारा आपको बोलना पड़ेगा। वेलकम डॉक्टर आकिब खान साहब। आपसे हमने पहले हिस्से के इंटरव्यू में कुछ इब्तदाई बातें की और फिर चाइनीज़ सोसाइटी पे बात हुई। तो आकिब साहब पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जो जिन्होंने पीएचडी किया है चाइना से और नैनो टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहे हैं प्रेजेंटली। तो आकिब साहब, फर्स्ट पार्ट ऑफ हमारे इंटरव्यू में हमने ख़त्म किया था ख़वातीन के रोल और उसमें तब्दीलियों में, जैसे और चाइनीज़ सोसाइटी में औरतों का रोल की बेहतरी और उनके जो है समाजी हैसियत में बेहतरी पे। तो थोड़ा सा ये बताएं कि यानी जो है वहाँ अब क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत बड़ी है, रूरल पिछले 20 सालों में रूरल से जो हैं यंग लोग, अर्बन माइग्रेशन अच्छी खासी हुई है। तो अब जो ये देहात में रहने वाले लोग की नई जनरेशन शहरों में आ गई है और फ्लैटों या घरों में रह रही है और फार्मिंग छोड़ के अब सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रहे हैं। तो ये वो जो एक्सटेंडेड फैमिली थी वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्जन हो रही है और इससे फिर मर्द औरत के किरदार में क्या तब्दीली आ रही है, कुछ इस पे रोशनी डालें। और प्लस औरतें क्या अब अरेंज्ड मैरिज ख़त्म होके जो है अपनी चॉइस की मैरिजेस कर रही हैं? बिल्कुल। रिसेंट इयर्स में जो इंटरनल माइग्रेशन है, अर्बन माइग्रेशन, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। और इस पे बल्कि बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है। मेरी एक कोलीग थी, वो पीकिंग यूनिवर्सिटी में थी, और उनका रिसर्च टॉपिक भी जो है अर्बन माइग्रेशन के ऊपर था। तो उससे डेफिनेटली तब्दीली तो आ रही है। और एक ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर था एक्सटेंडेड फैमिली का, उसमें भी। और अब तो बल्कि लिव इन पार्टनर्स वाला सीन यहाँ पर काफ़ी कॉमन है। और आप अरेंज्ड मैरिज तो कहीं आप भूल जाएं कि वो तो एक दिहाई, दो दिहाई पुरानी बात हो चुकी है। अब तो ख़वातीन और जो कपल्स हैं वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो करते हैं, आपस में रिलेशनशिप कायम करते हैं, और पेरेंट्स इनके इनकरेज करते हैं। और हमारे कई कोलीग्स हैं और कई दोस्त हैं जिनको ख़वातीन और मर्दों को पेरेंट्स कहते हैं, हाँ जी तुमने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया अभी तक, गर्लफ्रेंड नहीं बनाई अभी तक, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो शादी। ये है कि शादी का प्रेशर है। कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ अभी भी उसी तरह से हैं। जैसे ख़वातीन जो हैं वो 30s के बाद वो समझा जाता था कि वो एक टर्म्स बल्कि यूज होती थी कि डिस्कार्डेड वो ऑब्जेक्ट हो गई है जी, अब उसकी वैल्यू नहीं रही है वो। लेकिन वो चीज़ें भी अभी चेंज हो रही हैं। अभी यहाँ पर अभी रिसेंटली मैं एक रिसर्च देख रहा था, तो उसमें ये था कि अब जो इंडिपेंडेंट सिंगल जो विमेन हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा जेंडर गैप भी है, जेंडर रेशियो गैप भी है कि खवातीन की तादाद कम है और मर्दों की तादाद ज़्यादा है। उसमें कुछ रोल जो था वो इनकी वन चाइल्ड पॉलिसी और इन्फेक्टिसाइड आप उसको कह सकते हैं, इन्फेंटिसाइड। और उसमें वो ये था कि वो देखते थे जब खात लड़की है तो वो एक ही बच्चा पैदा करना है तो हमने लड़का पैदा करना है, तो वो अबॉर्शन वगैरह करवा लेते थे। तो उसकी वजह से जो है ना वो आप कह सकते हैं कि बैलेंस थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो उसमें फिर ये है कि ये एक इशू है इनका। और सेकेंडली जो इंडिपेंडेंट वर्किंग वेमेन हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। और बल्कि तो उसके अलावा सिंगल जो मदर्स हैं इन देयर लेट 30s 40s, उनकी भी तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन वो उसको मैनेज कर रहे हैं। और अब उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या फ्यूचर में क्या होगा,
वो तो आप उसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यूरोप और अमेरिकाज में। तो उसी उसी डायरेक्शन में है थोड़ा सा। जबकि जो फार्मिंग वाली बात है इसकी अर्बन माइग्रेशन की वजह से, उसमें यह है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी इधर पॉलिसीज हैं, इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, और वो इनकरेज कर रहे हैं फार्मिंग को, और वहाँ पर वो जो है ना न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवा हम्म। रहे हैं, फार्मिंग एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक्स और मशीनरी, हैवी मशीनरी, और उसकी वजह से जो बैलेंस है वो उस तरह से ख़राब नहीं हुआ। पावर चाहिए होती थी फील्ड्स में फार्मिंग के लिए, वहाँ पर अब निस्बतन कम चाहिए होती है। जीएमओज फूड्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं जिनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जिनको करेक्ट। आपके पेस्ट्स और जो डेंजरस जो बैक्टीरिया, वायरसेस या बीमारियां हैं, उनसे ख़तरा नहीं है। आपको ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती फसल की। और आप देखिए कि यहाँ पर जो फूड प्रोडक्शन है, वो फूड सिक्योरिटी वो कह सकते हैं बहुत अच्छी है, और उसका कोई मसला नहीं है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से जी जी। हाँ। वो प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो हाई स्पीड रेलवेज में या जो हाईवेज हैं उन पे, आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे फील्ड्स हैं, राइस की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है यहाँ जी जी। पर। हाँ और ऑफ कोर्स। उसके लिए उन्होंने जो हाँ मैं कह रहा हूँ ऑफ अ, कोर्स, जब पूरा इनकी इनकी 100 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तो उसको तो मेरे ख्याल में चाइना फूड इंपोर्टर इतना बड़ा नहीं है। आई थिंक सेल्फ सफिशिएंसी कर रहा है बड़े हद तक। तो अब हाँ, आप जैसे आप, मैंने कहीं पढ़ा था कि अमेरिका में 3% आबादी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेकिन अमेरिका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है फूड फूड गुड्स का। तो चाइना भी, आपकी बात सही है कि वो, यानी एक वक्त में एक आर्टिफिश जो आबादी रूरल इकोनॉमी पे बेस्ड थी, जैसे सारी दुनिया में थी, कि मेजॉरिटी जो है वो रूरल जो है ना इकोनॉमी पे उस उनकी जो है ना गुजर बसर होती थी। तो वो जब मैकेनाइजेशन से लेस हैंड्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो हाँ वो तो ट्रेंड सही आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ उस सेंस में कह रहा था कि कहीं मैंने पढ़ा था कि जो लास्ट 20-30 साल में चाइना में जितना लोग अर्बनाइज हुए हैं, तो वो एक शायद वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा, शायद उसकी मिसाल ना हो इतने बड़े नंबर्स की। उसमें ये डेफिनेटली देखें, प्रॉब्लम्स तो हर चीज़ में होते हैं। अब यहाँ पर इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ रहा है कि ओल्ड पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हम्म। यहाँ पर जो वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से एक जो है वो जनरेशन गैप, जो पॉपुलेशन गैप था वो भी एग्जिस्ट करता है। हम्म। तो जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनकी देखभाल के लिए, और वो जो यंगर जनरेशन है उसका अर्बन माइग्रेशन, लेकिन उन्होंने काफ़ी उसके लिए प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट किए हुए हैं, और उनको फैसिलिटेट करते हैं। आप यहाँ पर 60+ जो भी बुजुर्ग हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, उनके लिए हेल्थ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम्म। हेल्थ केयर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ओके। इन्होंने जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर बड़े बड़े अच्छे इन्होंने निज़ाम। अ, 80+ लोग हैं, उनको कोई स्टाइपेंड के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जी जी। आगे साहब थोड़ा सा अगर मईशत की चाइनीज मॉडल पे आ जाएं, तो जैसे हम वेस्ट को देखते हैं कि, और अमेरिका को देखते हैं कि एक वक्त में तो इन जहाँ जहाँ कैपिटलिज्म उभरा और डेवलप किया, उसमें स्टेट का अच्छा खासा किरदार रहा है। चाहे इंग्लैंड ने शुरू किया, और फिर नीदरलैंड्स में उससे पहले हो चुका था, फिर जर्मनी में भी जब स्टेट का बड़ा किरदार था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और कैपिटलिज्म को एनकरेज और डेवलप करने में।
और फिर अमेरिका का किरदार इस स्टेज पे आया, यानी जब जर्मनी की 1890s वगैरह में और 1900s के शुरू में ग्रो कर रहा था, तो अमेरिका इतनी इकोनॉमिक पावर कंपैरेटिवली नहीं थी, या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं थी एटलीस्ट। और फिर बारी बारी हम देखते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में ट्रेंड आता है। जापान में भी स्टेट का बड़ा रोल था, उनकी फ्यूडल इकोनॉमी से उनको इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ लाने में और कैपिटलिज्म की डेवलपमेंट में। तो और अमेरिका में भी किसी हद तक स्टेट का किरदार देखते हैं हम शुरू में, बट फिर ख़ास तौर पे ग्रेट डिप्रेशन के बाद तो ज़्यादा है। केनेजियन दौर जब आता है तो जो न्यू डील अमेरिकन गवर्नमेंट देती है, और फिर स्टेट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, सोशल सिक्योरिटी देता है, और अमेरिका को उस क्राइसिस से, ग्रेट डिप्रेशन से निकालता है। तो लेकिन ये बाय द एंड ऑफ 70s जो एक न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल वापस आया, और उसने एक तरह से केनेजियनिज्म या स्टेट इंटरवेंशन को नज़रियाती तौर पे आप कह सकते हैं कि पीछे धकेला। और फिर वेस्ट जो कोर कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, यानी कनाडा एंड अमेरिका, यूएसए, इनमें एक पसपाई हुई स्टेट के रोल की, और पहले नज़रियाती शिकस्त हुई केनीजियनिज्म को, यानी स्टेट के रोल के बजाय ये आया कि जी आप मार्केट्स को छोड़ें और स्टेट का काम है सिर्फ रेगुलेट करना। स्टेट खुद इकोनॉमी में रोल ना अदा करे, और जो है ना सिर्फ फ्रेमवर्क्स बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। और पिछले समझ लें फिर 40 साल हो गए 80 इसके लेके अब तक कि यही मॉडल अप्लाई हो रहा है। और फिर इसमें प्राइवेटाइजेशन भी आ रही है, डीरेगुलेशन भी आ रही है। और तो कंपेयर इससे कंट्रास्ट करें अगर, तो चीन ने शुरू में तो चाइनीज़ रेवोल्यूशन जब आया, और 70s तक तो इन्होंने सारा कुछ स्टेट नहीं किया, बट फिर जो इन्होंने मिक्स मॉडल लाए, उसमें भी आज भी, यानी चाइनीज़ जो मॉडल है ऑफ डेवलपमेंट, उसमें स्टेट का बहुत ज़्यादा किरदार है। इस पे यानी जैसे आप बात करें, अगर सिर्फ सोशल सेक्टर ही नहीं, जैसे आप एजुकेशन की बात कर रहे थे कि यार यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो यूनिवर्सिटियाँ तो शायद प्राइवेट बहुत कम हो, सारी स्टेट ही चला रही होगी। हेल्थ इसी तरह होगा, चाइना में स्टेट ही चला रहा होगा, कोई उन्होंने अस्पताल प्राइवेटाइज तो नहीं किए होंगे, मेरा ख्याल है। आप इस पे फिर गुफ्तगू में बात कीजिए। लेकिन इन इन सोशल सेक्टर्स को छोड़ के ट्रांसपोर्ट को ले लें, बट अगर आप प्योर जो है ना प्रोडक्शन की तरफ आते हैं, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स की तरफ, तो उनमें भी, या सर्विसेज की तरफ आते हैं, जैसे बैंकिंग की तरफ आते हैं, तो इनमें तो अच्छा खासा प्राइवेट सेक्टर को छोड़ने के बावजूद भी चाइनीज़ गवर्नमेंट का बड़े हद तक रोल है। और यानी स्टेट कंपनियां भी प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला कर रही होती हैं, उसी तरह प्राइवेट प्रॉफिट मॉडल पे भी चल रही होती हैं। इस पे थोड़ा आप अगर जिक्र कर सकें इसका। मैं बेसिकली कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ ना, मेरी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी की। लेकिन जो मैंने फील किया है वो यही है कि जब इन्होंने ओपनिंग अप पॉलिसी लॉन्च की थी चाइना में, दंग शाओपिंग के इरा के बाद, माओ जेडोंग की डेथ के बाद, तो उसका इन्होंने काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाया। और शुरू में जो प्रोडक्शन थी वो लिमिटेड थी, आपकी गुड्स जो थे फॉरेन कंपनीज हो गई, या जो आप कह सकते हैं कॉपी मटेरियल और इस तरह की चीज़ें, जस्ट प्रोडक्शन। उस टाइम पे लेबर जो था वो भी यहाँ पर बहुत सस्ता था, तो उसका फ़ायदा उठाया वेस्टर्न कंपनीज सारी यहाँ पर शिफ्ट हो गई। लेकिन चाइनीज़ ने ये किया कि उनसे वो सीखा सारा कुछ, वो जो किस तरह से चीज़ें बनाते हैं, कैसे इंडस्ट्री को रन करते हैं, सारा कुछ
यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की इन्होंने, टेक्निकल एजुकेशन पे, और टेक्निकल डिप्लोमास के कॉलेजेस, इवन छोटे जो आपकी जो आप कह सकते हैं कि ट्रेड्स हैं इंजीनियरिंग के, उनके लिए इन्होंने जो है एक चेन्स बना दी कॉलेजेस की, जहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा होता है हाई स्कूल के बाद। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन में भी जो है सिर्फ स्विचेस के ऊपर काम करने वाले अलग ट्रेड है, जो लाइटिंग है उसके ऊपर अलग ट्रेड है, जो इंटरटेनमेंट है उसके लिए अलग, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मतलब जो टेक्निक्स हैं या वो है। फिर जब प्रोडक्शन उनकी एक लेवल तक पहुंच गई और लोग उन्होंने पॉलिसीज उसमें इस तरह इम्प्रूव की कि लोगों के लिए मिनिमम जो वेज थी वो उसको जो है वो इंक्रीज किया, और उसका ये हुआ कि फिर ये उसके बाद जब खुद कफील हो गए पूरी दुनिया में, एक चाइना, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स आप देख लें, अभी भी आपके 80% जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में वो चाइनीज़ हैं। आपकी तस्बीह से लेके कंघी से लेकर आपके घर में जो है ना एक फ्रिज और टीवी और एयर कंडीशनर तक जो है वो चाइना से बनकर आ रहा है, आपकी सब्जियां तक जो है चाइना से आ रही। तो वो फिर इन्होंने उधर से वो गया इनोवेशन की तरफ। इनोवेशन में जब वो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तकरीबन 10-15 साल पहले इन्होंने कदम रखा, उस पहले अपनी पूरी इंडस्ट्री को कायम करने के बाद अब ये अपनी खुद जो है प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, खुद अपनी इन क्या कह सकते हैं आपकी जेन्युइन इंडिजिनस जो है वो गाड़ियाँ इनकी बन रही हैं, ट्रक्स बन रहे हैं, मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, आईटी टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर्स हैं इनके। अब ये टिकटॉक है जिस तरह से आप देख लें चाइनीज सॉफ्टवेयर, तो ये अब जो है वो चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। उसमें ये भी हुआ है कि फिर इनके पास कॉन्फिडेंस आया है कि इन्होंने फिर अपनी जो लेबर है उसकी वेजेस वगैरह भी इंक्रीज की, तो जिसकी वजह से फिर जो वो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज थी वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए थी कि यहाँ पर सस्ता लेबर था, तो वो अब शिफ्ट हो रही हैं वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह, क्योंकि वहाँ पर अब चीप लेबर उनको मिल रहा है। लेकिन उन्होंने उस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने वही प्रोडक्ट्स अपने बनाकर जो इकोनॉमी को एक और नया रुख दे दिया। अब हम मेरी जिस तरह से बैटरीज पे रिसर्च है, तो मैं एक रिसर्च प्रपोजल लिख रहा था, उसमें मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था। पूरी दुनिया में 85% जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो चाइना से जाती हैं, और चाइना के पास लिथियम के कोई ज़खायर नहीं। तो इन्होंने जो है वो एक इस तरह से एक पूरी की पूरी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया हुआ है, इंडस्ट्री को, कि पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि चीन के प्रोडक्ट्स का राज है। आपको हाई एंड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स से लेकर कम से कम मेयार का जो है वो प्रोडक्ट, जो चीज़ आप इनसे मांगेंगे वो आपको बना कर दे देंगे, वो आपको दुनिया में ये मिलेगा। और जहाँ तक रही गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कह लें या रेगुलेशन कह लें, उसका ताल्लुक है, तो यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर न सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर हर किस्म की जो है प्राइवेट इंटरप्राइज है, हर तरह के काम कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री देख लें आप, एग्रीकल्चर देख लें आप, इनोवेशन देख लें आप, एजुकेशन देख लें, कोई भी सेक्टर उठा लें, तो वहाँ पर उनको कोई मसला नहीं है प्राइवेट कंपनीज को काम करने का। हाँ ये है कि रेगुलेशन थोड़ी सी टाइट है, टैक्सेशन है ज़्यादा, तो लेकिन चूंकि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और रिसोर्सेज इतनी हैं आपके पास, और उसके जो इवेंचुअली जो प्रॉफिट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि दे डोंट बॉदर, तो वो प्राइवेट कंपनीज दे आर हैप्पी विद द रेगुलेशंस एंड पेइंग टैक्सेस। तो उसमें फिर स्टेट को भी बेनिफिट होता है और उन कंपनीज को भी बेनिफिट होता है। और फिर स्टेट जो है यह है कि अनलाइक अमेरिका, यहाँ पर इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं वो इवेंचुअली इतनी पावरफुल हो जाती हैं, इतना ज़्यादा उनके पास सरमाया इकट्ठा हो जाता है कि वो रियासत को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं, और वो आवाम की जो सोशल जो ये लेबर जो है उसकी एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर देती हैं। सीईओज जो हैं वो मिलियंस बनाना
यू नो हाउ इट इज़। लेकिन यहाँ पर उस तरह से नहीं हो सकता। अगर उस स्टेज पर एक कंपनी पहुँचती है तो वहाँ पर उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, और उसको देख लें यहाँ पे जो है अली बाबा वगैरह कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, लेकिन वो भी रियासत को ब्लैकमेल नहीं कर सकती, वो भी लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, हम्म, वो भी टैक्स एवेजन नहीं कर सकती। वहाँ पर भी जो उनके सीईओज हैं वो पॉलिसी मेकिंग पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वो जो है गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वो जो है डेमोक्रेसी जो उनकी इंटरनल, जिसको ये डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको, या पार्टी की जो नज़रिया है वो हम्म, कैपिटलिस्ट के मफाद के साथ वाबस्ता नहीं है, और उसको उन्होंने पूरी तरह से, अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, या आप एक जो नेचुरल एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है डेफिनेटली एक कैपिटलिस्ट का और एक स्टेट का, वो तो एग्जिस्ट करता ही होगा, शायद हम्म, करता है भी। लेकिन एक जनरल जो एक पर्सपेक्टिव आप जो देख सकते हैं, जनरल एक प्रीव्यू है, वो यही है कि स्टेट की इंटरप्राइजेस जो है वो पैरेलल रन कर रही हैं प्राइवेट इंटरप्राइजेस के साथ, एंड बोथ आर हैप्पी, एंड इवेंचुअली द पीपल आर हैप्पी, the labor is happy, the working class is happy, हम्म, and not just happy, they are earning good money। आप के यहाँ पर एक वेटर की जो सैलरी है वो पाकिस्तान में एक 17-18 ग्रेड के जो ऑफिसर है या हम्म, बैंक मैनेजर है उनकी सैलरी से ज़्यादा है। हम्म, अच्छा। 2-3 लाख रुपया जब वो मंथली सैलरी एक एक वेटर कमा सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो इनकी पॉलिसीज प्योरली कम्युनिस्ट पॉलिसीज भी नहीं है, सोशलिस्ट उस तरह से पॉलिसीज भी नहीं है, और कैपिटलिस्ट पॉलिसीज भी नहीं है, एक जो है वो हाइब्रिड किस्म का निज़ाम चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है अनटिल नाउ। और आप देख लें कि किस तरह से एक थ्रेट फील हो रहा है बाकी दुनिया में जो पावर्स हैं, इकोनॉमिक पावर्स हैं उनको। और वो उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उनको जो थ्रेट है ना सिर्फ इनकी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उससे है, बल्कि इनकी टेक्नोलॉजी से भी हो रहा है। अब जिस तरह हाँ, 5G का इशू था, हम्म, उसमें हुआवे की कंपनी का जो 5G टेक्नोलॉजी थी इट वाज बेटर देन अमेरिका, और यूरोप ने उसको खरीदना शुरू कर दिया था। फिर इसके ऊपर इन्होंने एक जो ट्रम्प के दौर में एक की बैक एंड फोर्थ एक वो भी हुआ था, फिर इन्हें हुआवे की एक एग्जीक्यूटिव थी, उनको कनाडा से गिरफ्तार कर लिया था, मेल प्रैक्टिसेस के चक्कर में बैन करने की कोशिश की थी उसके बावजूद, और यूरोपियन कंट्रीज को प्रेशराइज किया था कि इनकी टेक्नोलॉजी ना यूज़ करो। फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हो गई थी कि हम्म, 5G टावर्स से जो है वो पता नहीं क्या होता है, वायरस फैलता है और ये वो। तो हम्म, वो उसके बावजूद जो है यूरोपियन कंट्रीज ज़ाहिर है वो भी अपना फ़ायदा देखते हैं, उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी दी जो कि यूएस के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा फास्ट थी और इफेक्टिव थी। अभी आप देखें पाकिस्तान में आपको पूरे का पूरा PTCL का सेटअप जो है हम्म, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है, और पूरी दुनिया में जो इनके अभी मेरे माइंड से नाम निकल गया, इनकी ZTE है कंपनी, हम्म, उसके नेटवर्किंग वगैरह में जो हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ कर होते हैं, तो वो उन्होंने जो आपके जो अमेरिकन पहले होते थे कौन सी वो एक बड़ी मोटोरोला। मशहूर नेटवर्किंग टीम, मोटरोला नहीं, एक कंपनी थी वो नेटवर्किंग जो राउटर्स अच्छा, वगैरह बनाते थे, लेकिन जी वो जी आप देखें TP-Link, तो ये चाइनीज जी कंपनीज जी। जो हैं, इन्होंने मोबाइल फोन्स में देख लें ख्वाबे, ओप्पो, वीवो वगैरह। तो ये इन्हीं पॉलिसीज का ही नतीजा है कि इवेंचुअली जो है इन्होंने पूरी वर्ल्ड मार्केट में ना सिर्फ जनरल प्रोडक्ट्स बल्कि टेक्नोलॉजी में भी, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी IT और टेक और मोबाइल फोन्स उसमें भी वो कर लिया, अपना असर रसूख अच्छी तरह से जमा लिया। ओके। कुछ कुछ आप जो एक्सपीरियंसेस हैं चाइना के, और पाकिस्तान में भी आपका अच्छा खासा टाइम गुजरा है, तो कुछ हमारे जो बेसिकली
डायरेक्शन तो रूलिंग क्लास ही देती है किसी कंट्री को। यानी अगर पाकिस्तान में 20 करोड़ हैं या किसी भी कंट्री में, तो एक माइनॉरिटी होती है जो समाज को डायरेक्शन देती है। जैसे चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी की अपर जो लीडरशिप है वही डायरेक्शन दे रही है। और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी, अगर चाइना में विद इन पार्टी डेमोक्रेसी है या इलेक्शंस हैं, तो बाकी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में एक एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम है, यानी डायरेक्ट इलेक्शन का। वो जो एक लीडरशिप निकलती है वो डायरेक्शन देती है। तो आप पाकिस्तान में जो एक लीडरशिप जैसी भी है, हमारी भी एक हाइब्रिड रिजीम का लफ्ज अभी 2018 के इलेक्शन के बाद ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बट था तो पहले से ही, बट ये ज़्यादा। तो आप कैसे कंट्रास्ट करेंगे कि यार ये चाइनीज जो लीडरशिप है ये यानी लॉन्ग टर्म विजन कैसे बना बना सकी, या कौन सी रीजंस थी कि इसने ये शॉर्ट साइटेड नहीं हुई, या पर्सनलाइज्ड मफादात के लिए इन्होंने काम नहीं किया कंपेयर टू एक बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनमें पाकिस्तान भी आता है। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है वो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो इंतहाई सिंपल है। कि हम्म उनकी अप्रोच जो थी कम्प्लीटली रैशनल थी, कम्प्लीटली जो है वो साइंटिफिक थी। कि जो चीज़ वो देखते थे हमारे फ़ायदे में है उसको अडॉप्ट करते थे। हमारे फ़ायदे मींस कि चाइनीज़ नेशन के फ़ायदे में है, चाइना के फ़ायदे में एज अ कंट्री। हम्म लोग जिससे खुश होते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है, और उससे एक जी साइंटिफिकली या एक रीजनेबल जो है आउटपुट जो है वो जनरेट होता है, और ओवरऑल प्रोग्रेस होती है। तो वो प्रोग्रेसिव आप कह सकते हैं एक वो था इनका एक इनकी जो है क्या कह सकते हैं इनसाइट वो थी। तो ओके उसमें फॉर एग्जांपल अगर चाइना में कुछ ऐसी पॉलिसीज बनती हैं, पार्टी ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे लोग खुश नहीं है, या हम्म जिससे मुल्क को इकॉनमी को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया, या हम्म किसी आपके जो है फॉरेन कंट्री के साथ ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए, तो वो उसको वे करेंगे, उसको रैशनली वे करेंगे, उस पर इंटरनली डिबेट करेंगे, और वो देखेंगे इसमें हमारे फ़ायदे में क्या चीज़ जा रही है जिससे पीसफुली जो है आगे की तरफ बढ़ा जा सके, मूव ऑन किया जा सके। हम्म उसमें चाहे इनको अपने बुनियादी इत्कदात से भी हटना पड़ जाए, अपनी जो है इवन सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी उससे भी हटना पड़ जाए, अपनी ट्रेडिशनल जो है वैल्यूज जो हैं उनको भी पस पुश डालना पड़ जाए, तो वो करते हैं। और वो हम्म ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो कोई मतलब इरेशनल इन्फ्लुएंस अपनी चीज़ के ऊपर नहीं देखते। अभी फॉर एग्जांपल पेंडेमिक की सिचुएशन में 3 साल पाकिस्तान नहीं सॉरी चाइना चाइना बंद रहा। लेकिन जो ही लोगों की तरफ से एक बेजारी और कुछ जो है परेशानी का मुजाहरा हुआ, और इन्होंने देखा कि लोगों के साथ हालात, दूसरे ममालिक के साथ हालात खराब हो रहे, तो फौरन उन्होंने वो जो है अपना रिवर्स कर दिए। तो मतलब वो उस आप कह सकते हैं कि ईगोज नहीं है यहाँ पे। हाँ एक हाँ वो जो पाकिस्तान में है एक जो वो ईगो एग्जिस्ट नहीं, हमने जी बस ये फैसला कर लिया, हम बहुत बड़े जीनियस हैं, अब इससे आगे जो है डार को साहबदार है जी, को ले आओ, मिफ्ता इस्माइल को ले आओ, आतिफ को ले आओ, तो वो वही बस दैट्स द एंड। नहीं, यहाँ पर इस तरह नहीं होता। जो वो सारे आपस में डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, और उसमें जो एक रैशनल पॉलिसी निकलती है वो उसको आगे लेकर चलते हैं। उस वजह से बेहतरी और जो है प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिलती है। आप छोटे से छोटा भी कोई मामला देख लें, आप बड़े से बड़ा कोई इकोनॉमी देख लें, इंटरनेशनल रिलेशन देख लें, हर हम्म जगह पर तकरीबन ये इनकी पॉलिसी, और ये खुल्लम खुल्ला इसको कहते हैं कि हमारी पॉलिसी जो है वो ये रैशनल और साइंटिफिक है। हम्म। अच्छा ये बताएं कि अ, जैसे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं वो वेस्ट इमिग्रेट होते हैं, और वहाँ सोसाइटियों में अमलगमेट भी बहुत सारी सोसाइटियों में तो आराम से हो जाते हैं।
खासकर जो जो ममालिक इंग्लिश स्पीकिंग हैं उनमें तो बहुत सारे जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो इजीली अकोमोडेट हो जाते हैं। और जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है, जैसे यूरोप, कॉन्टिनेंटल यूरोप है, उसमें भी अगर आप, मैं थोड़ा यूरोप में फिरा हूँ तो जो देखा कि अगर लैंग्वेज उस मुल्क की, फॉर एग्जांपल जर्मनी की या फ्रेंच आप सीख लें तो अ, किसी हद तक वो सोसाइटियाँ ऐसी हैं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा बाइसेस नहीं फेस करने पड़ते और आप वहाँ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो चाइना इस इस सिलसिले में कैसा है? देखिए पाकिस्तान में अक्सर जो दोस्त हैं वो भी ये सवाल करते हैं कि यार चाइना में अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं, और इमिग्रेशन वगैरह जिस तरह जाहिर है पाकिस्तान के जिस तरह हालात हैं, तो हम सोचते हैं किसी अच्छी जगह पे और कोई जानने वाला हो तो उससे हम मालूमात लेने की भी कोशिश करते हैं। तो मेरा उनको सबसे पहले यही होता है कि अगर आप सर्विसेज सेक्टर में देखें या जो आप कह सकते हैं कि नॉमिनल या नॉर्मल जो आपका जो इकोनॉमिक सेक्टर है, उसमें ऑलरेडी इनके पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इनके हम्म। पास इतनी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है कि दे हम्म। डोंट नीड एनीबॉडी। सही। अनलाइक अनलाइक वेस्ट, अनलाइक मिडिल ईस्ट, ठीक। वहाँ पर चूंकि वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की कमी है तो इसलिए हम लोगों की खपत हो जाती है यहाँ पर, इसलिए मुश्किल है, इसीलिए इनको इस तरह की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हम्म। हाँ, इनको ज़रूरत पड़ है जो हाईली एडवांस्ड हाईटेक हो गया, या इंडस्ट्री हो गई, या साइंस हो गई, रिसर्च हो गई, हम्म। या आपके जो कॉरपोरेट सेक्टर में जो फर्म्स वगैरह हो गई, फाइनेंस मैनेजमेंट, हम्म। वहाँ पर इनको एक्सपर्टीज की कमी है। ठीक है। उसमें उन्होंने इन्होंने फिर पॉलिसीज बनाई हुई हैं लोगों के लिए कि जिस तरह से अभी हम लोग भी आते हैं तो हम हाई हाई टैलेंट वीज़ास पे आते हैं, हमें हाई टैलेंट वीज़ास मिलते हैं, हमें बहुत सारे उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर यहाँ पर आपकी 4-5 साल की कॉन्ट्रैक्ट की जॉब जॉब हो जाए, इस तरह की हाई टैलेंट की जॉब, हम्म। तो उसमें वो आपको परमानेंट रेजिडेंस देते हैं जिसको पीआर कहते हैं। अच्छा। 10 इयर्स का ग्रीन कार्ड होता है, उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं चाइना विदाउट एनी नीड ऑफ वीज़ा और पासपोर्ट, आप उस कार्ड के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, जिस तरह से अभी मिडिल ईस्ट ने स्टार्ट किया। हालांकि मिडिल ईस्ट में तो ह्यूमन रिसोर्स की भी कमी थी, सारा कुछ, उसके बावजूद वो हमारे मुसलमान ममालिक हम्म। भाई हैं, लेकिन वो जी। ना वहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, ना वहाँ पर आप सेटल हो सकते थे, ना जी। परमानेंटली इमिग्रेट कर सकते थे। जी। लेकिन इन्होंने यहाँ पर वो हाई टैलेंट प्रोग्राम्स, अब जिस तरह से वेस्ट में भी काफ़ी, के हम्म। जर्मनी वगैरह में भी हैं इस तरह के प्रोग्राम्स, मिडिल ईस्ट ने भी स्टार्ट किए, तो इन लोगों ने भी स्टार्ट किए जी। यहाँ पर। और अच्छा। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखे यहाँ पर एग्जेक्टिव्स आते हैं अब जर्मनी हम्म। से, ये BMW वगैरह कंपनियां, टेस्ला, तो ओके। उनके लोग यहाँ हम्म। पर कई साल से रह रहे हैं, और जो लोग हाँ। यहाँ पर बिजनेस करते हैं वो भी रह रहे हैं। हाँ, तो इसके आई थिंक मुतालिक जी। अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हाँ जी। जी, इसका थोड़ा बताएं कि अगर लेट्स अज्यूम कोई पाकिस्तान में एक मीडियम साइज का बिजनेस मैन है और वो वहाँ अपनी फर्म रजिस्टर कराना चाहे चाइना में, तो और वहाँ बिजनेस करना चाहे ये चाइना से चीज़ें लेके, मतलब रजिस्टर्ड चाइना में रजिस्टर हो जाए बिजनेस, तो ये इजी है और फिर उसकी बेस पे उसको रेजिडेंसी मिल जाए। बिल्कुल, वो तो वर्क वीज़ाज हैं आपके, बिजनेस वीज़ाज हैं, विजिट वीज़ाज हैं, यहाँ पर लोग हैं 30-30 साल से बिजनेस कर रहे हैं और रह रहे हैं, अपनी फर्म्स बनाई हुई हैं, यहाँ हाँ पर कोई तो जी। अपनी कंपनी रजिस्टर करना भी कोई मसला नहीं है। जी, मसला ये है कि मैं कह रहा हूँ जी, कंपनी अगर आपने रजिस्टर, आगे वो अपना जी जी, प्रोडक्ट बेचना है, अगर हाँ आप जी जी, नहीं मैं कह रहा हूँ कंपनी अगर रजिस्टर हो जाए तो उसकी बेस पे रेजिडेंसी मिलती है, क्योंकि तब तो आप विजिट तो नहीं करना, आपने वहीं बैठना है और मे बी आपने फिर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है बाकी दुनिया को। बिल्कुल बिल्कुल मिलती है, कंपनी की बेस पे आपको वीज़ाज मिलते हैं, जो बिजनेस वीज़ा है वो मिलता है आपको, और आप उसको एक्सटेंड करवा लेते हैं। ये है कि आप परमानेंटली ज़ाहिर है यहाँ पर
आपको परमानेंट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, लेकिन आप एज लॉन्ग एज यू आर रनिंग अ बिजनेस एंड यू आर प्रोवाइडिंग सम बेनिफिट टू द गवर्नमेंट एंड यू आर एक्सपोर्टिंग थिंग्स, तो डेफिनेटली टैक्स, व्हाई आप टैक्स नॉट। भी पे कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली। तो इस तरह से लोग सालों से, दहाइयों से, 30 30 40 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानी बिजनेसमैन कम्युनिटी यहाँ पर बहुत बड़ी है। कुछ सिटीज तो सिर्फ पाकिस्तानियों के नाम से एसोसिएटेड है, जैसे ईयू का सिटी हो गया। अफ्रीकन के नाम से ग्वांगजो को कहते हैं, मिनी अफ्रीका कहते हैं वहाँ पर। अच्छा। ग्वांगजो में लोग हम्म। 20 30 30 साल से 90s से बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं अच्छा। कई पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो अच्छा, 90s से यहाँ पर बैठे हैं। ग्वांगजू में। जी। और एक और तरीका भी है कि वो लोग यहाँ पर शादी कर लेते हैं किसी खातून से, चाइनीज खातून से, हम्म। और वो भी उनको 5 साल का जो है वो वीज़ा मिलता है साथ में। उसमें ये है कि वो वर्क नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो बिजनेस इंडिपेंडेंट अपना करना चाहें या अपनी वाइफ के नाम पर करना चाहें तो वो करते हैं लोग बिजनेस। हाँ, ओके, ओके। अच्छा, हम अब अपने गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं, तो आप कोई खुलासा, कोई अपनी जो भी आप बात करना चाहें। तो हमारी अच्छी गुफ्तगू रही है, बट इस जो है और मज़ीद कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन टाइम की महदूदियत की वजह से कोई आप लास्ट कमेंट्स जो आपके जहन में हो। जी मैं बस यही है कि ऑडियंस ने, देखने वालों ने, नाजरीन ने, सामीन ने ये चीज़ें देख ली होंगी। एक मैसेज तो क्लियर है इन बिटवीन द लाइंस कि हम इससे क्या सीख सकते हैं, सबक से क्या सीख सकते हैं, टेक अवे क्या Yep, है इसकी, जी। कि हम व्हाट इज द लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम चाइना टू मेक आवर ओन कंट्री बेटर। तो हम्म। उसमें यही है कि आप इन सारी सिचुएशंस पे, इन एग्जांपल्स पे अगर आप गौर करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, जिसमें बुनियादी तौर पर यही बातें हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ जो है वो किस तरह से आपने एडजस्ट करनी है सबसे हम्म। पहले। उसके बाद आपकी पॉलिटिकल विल, क्योंकि आप देखिए चाइनीज के अंदर पॉलिटिकल विल है। पार्टी जी। आप जितना मर्जी तनकीद करें उसके ऊपर, जी वन पार्टी सिस्टम है जी, अथॉरिटेरियनिज्म है, ब्ला ब्ला, हम्म। लेकिन उनके अंदर एक पॉलिटिकल विल है और वो लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसलिए 1.5 अरब की आबादी खामोश होकर बैठी हुई है। वरना ये वही लोग हैं जो जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी उसको पुश करके समुद्रों में धकेल दिया था क़यादत को और जी। बादशाहत को। तो वो अभी भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जी। आपकी यहाँ पर इवन पुलिस फोर्स के पास वेपन्स भी नहीं है। चाइना में जो है वो जी। कंप्लीटली आर्म्स बैंड। ठीक। तो यहाँ पर जिस तरह से आप देख लें कि पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी है, तो वो डेफिनेटली लोग जो हैं वो खुश हैं, खुशहाल हैं, उनको कुछ मिल रहा है तो वो कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वेस्ट की तरफ से आता है या लिबरल हलकों की तरफ से आता है या कैपिटलिस्ट जो हम्म। आइडियोलॉग्स हैं उनकी तरफ से आता है, वो हम्म। अपनी जगह है। उसमें कुछ ना कुछ हद तक सदाकत भी होगी, है भी। लेट्स नॉट गो देयर। हम तो यही है कि हम चीन से क्या सीख सकते हैं, इनकी क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं बेसिकली। तो हम हमारा हम्म। टॉक का मकसद यही था। जी। तो जी। उसमें यही है कि हम इनसे ये बातें लर्न कर सकते हैं कि अपनी अप्रोच को कैसे रैशनल बनाएं, जिस तरह पॉलिटिकल विल की बात की है, और इसको कोई अपनी ईगो के इश्यूज ना बनाए, जिस तरह से लीडर्स हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप करती है, और हम्म। डिफाइंड रोल्स हों। हर हर यहाँ पर हर जो इंस्टीट्यूशन है उसके उसके डिफाइंड रोल्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। और आपको पता है कि सज़ा की सख्ती जो है वो किसी लोगों को कानून पर अमल दरामद पर मजबूर नहीं करती, बल्कि सज़ा की यकीन दहानी हम्म। लोगों को उस पर जी। कानून पर अमल दरामद करवाती है। तो लॉ जो होता है, कानून एक लाइन है। अब पाकिस्तान में हम ये करते हैं जी, कोई भी मसला हो जाए, हाँ इनको लटका दो, इनको फांसी पर चढ़ा दो, इनके सर काट दो, इनको पब्लिकली फ्लॉग करो, ये करो वो करो।
तो इससे हम जो है ना छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर सख्ती लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी मौजूद कवानीन हैं उन पर कोई अमल दरामद नहीं होता। आप ऐसे कानून बनाएं जो कि रैशनल है, डाइजेस्ट कर सकती है सोसाइटी, आपकी आवाम, और उन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और सबके लिए बराबर बनाएं। तो तब जो है आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी लोगों के अंदर बढ़ेगा, और उससे आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगी, उससे आपके जो है मुआशरे में भी कुछ बेहतरी आएगी, सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल फैब्रिक भी जो है बेहतर होगा। ये है। और फिर प्रायोरिटीज में आप एजुकेशन को देख लें, आप इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को देख लें, आप अपनी एग्रीकल्चर को देख लें, वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आपको अपने चाइना के बीच के नेबर्स के साथ बहुत ख़राब ताल्लुकात हैं, फिलीपींस के साथ आपको पता है साउथ चाइना सी का इशू है, जापान के साथ जो आइलैंड्स के इश्यूज हैं, लेकिन बाकी वो उनकी ट्रेड भी जारी है। इंडिया के साथ आप देखें किस तरह से अभी झड़पें हो रही थी, लेकिन इंडिया के साथ उनके यहाँ पर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन बैठे हैं, इंडिया की इतनी बड़ी जो है वो कम्युनिटी है यहाँ पर ग्वांगजो में। हम कोई 5-6 इंडियन रेस्टोरेंट से वहाँ पर बहुत सारे लोगों को, दर्जनों के हिसाब से पैंडेमिक के दौरान लोग वहाँ पर रह रहे थे, उनको कोई मसाइल नहीं है यहाँ पर, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो अपना बिजनेस करते हैं, टैक्स पे करते हैं, और वो अपनी जगह पर है। बाकी जो स्टेट्स के आपस में जो रिलेशंस हैं वो अपनी जगह पर है। इस तरह से पाकिस्तान भी इस तरह रैशनल अप्रोच कर सकते हैं अपने नेबर्स के साथ, आप ईरान के साथ, आप इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ। हमने हर जगह जो है लड़ाई सर दिया हुआ है, लड़ाई कर रहे हैं, या बिल्कुल ही बेच जाते हैं, अमेरिका हो या चीन हो। तो वो हमारी एक इमोशनल और इरेशनल जो है वो एटीट्यूड है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कूल में जाएं, पहले दिन आपको IR 101 में पढ़ाएंगे जी, रियलिज्म के ऊपर चलती है इंटरनेशनल रिलेशंस जी, बेनिफिट्स होते हैं, कोई नोबडी इज अ फ्रेंड, ये वो। देखिए जब अमल दरामद की बात आती है तो ये बरादराना ताल्लुकात हैं, इस्लामी ममालिक भाई हैं हमारे, ये आपके इस्लामी ममालिक नहीं है, आपके बगल में ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो इंडिया में, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के साथ आपका किस तरह का बिहेवियर है, ये आप जब तक चीज़ें चेंज नहीं करेंगे, ये चीज़ लर्न नहीं करेंगे इस तरह की नेशन से, इस तरह की कंट्रीज से, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एजुकेशन में आप देख लें, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, टेक्निकल एजुकेशन में हम फजूल में जो है वो महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स मंगवा के यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा बना ली हैं, आप ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजलेस, आप उनका उनकी कोई खपत ही नहीं है, ना पाकिस्तान के अंदर है ना बाहर दुनिया में है। वो बेचारे ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कोई वो है, ना स्मॉल बिजनेसेस को, वहाँ पर भी माफियाज बैठी हुई हैं। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे आप टैक्स नहीं ले सकते, वो ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट को। और सारे फिर दूसरी तरफ हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, या जो हमारी प्रेटोरियन स्टेट है, हमारा डिफेंस के लिए हमारा जो बहुत ज़्यादा बजट वहाँ पर वेस्ट होता है। आपके ताल्लुकात ठीक होंगे अपने नेबर से तो आपको वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा जो है वो पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इन्वेस्ट होगा आपकी मुल्क के अंदर। कंट्री के साथ हालात ठीक होंगे, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपकी रैशनल अप्रोच होगी, तो मुल्क के अंदर सेफ्टी होगी, पब्लिक सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी जो है बेहतर होगी। आप जो है एक्सट्रीमिज्म और इस तरह के अनासर को दबाएंगे तो बाहर से लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कंपनीज, जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके मतलब बगल में हैं। यहाँ पर आते हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब आके कहते हैं जी हमें चीन के मॉडल से सीखने की जरूरत है। भाई कौन से मॉडल, तुम्हें पता ही नहीं है क्या मॉडल है? पहले उस मॉडल को वो तो करो। वो जालिब का है ना एक शेर के चीन में है जो निज़ाम, उसको दूर से सलाम, है तो अपना वो दोस्त, लेकिन उसने उस निज़ाम को तो आप समझने की कोशिश करो कि वो क्या कर रहे हैं और क्या अप्रोच है। जालिब ने तो 60s के या अर्ली 70s के चीन के मुतालिक ये कहा होगा जी। जिस उसके मुतालिक ही कहा है, लेकिन वही देखें उसमें भी वही वाला चाइना है ना ये। उन कुछ ना कुछ हद तक तो वो पॉलिसीज थी, तो जालिब को कुछ नजर आया ना कि आप दोस्त तो एक
बंदे को बना रहे हैं, उनका थोड़ा सा वो नजरियाती किस्म का था कि हाँ, जो जमहूरियत आप की तरफ वो जमहूरी। जी सर्द जंग में जो घुसा रहे हैं, सर घुसा रहे हैं अफगान वार में हम्म। या हाँ। नेबर्स के साथ, तो उस हवाले से आप उसको अगर इंटरप्रेट करना चाहें, ठीक है उस टाइम तक इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हुई थी चाइना में उस तरह से, लेकिन एक आज के दौर में तो वो बहुत रेलिवेंट है ना, वो जो वर्स है या उनकी कोट है। तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, हिमालय से ऊंची और समुद्रों से गहरी दोस्ती है, तो उस हम्म। दोस्ती से कोई फायदा भी उठाए ना। आप ये तो नहीं है कि अब इस तरह के प्रोग्राम्स, अब सी पैक वगैरह, पैसे अंदर आना और ये वो, दीज आर नॉट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। आप कितना अरसा इस तरह से फॉरेन एड के ऊपर करेंगे और ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिसमें लोगों को फायदा नहीं होगा। आप उनसे लर्न करें और वो उनको इम्प्लीमेंट करें, आप आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें, आप जो है पैसे ना मांगे। तो हम्म। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बगल में है और हमारे नेबर में है, और हम लर्न कर सकते हैं, लेकिन लर्न करना नहीं चाहते, और उसमें जो हर्डल्स हैं वो फिर एक बहुत बड़ी डिबेट है। हाँ हाँ जी, उस पे भी कभी गुफ्तगू करेंगे कि बेसिकली यानी पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, और जो बेसिकली शुरू में सिविल मिलिट्री कंबाइन था, और फिर जो है ना, यानी सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, बट आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम ऑफ भुट्टो सिविल ब्यूरोक्रेसी कमज़ोर हो गई, और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी 70s से लेके आज तक प्रीडोमिनेट कर रही है। तो यानी उसमें जो जब जब अगर जमहूरियत भी रही है, तो वो जमहूरियती पार्टियां जो पावर में आई हैं वो भी सेकंड फिडल उनका रोल रहा है, यानी मिलिट्री को अकोमोडेट करते हुए कुछ थोड़ा बहुत स्पेस मिलिट्री ने उनको दी है। जिस जिस जमहूरियत को उन्होंने अगर मजबूरी से इजाज़त भी दी है, तो वो, और मिलिट्री और जो इस तरह से जो जमहूरी पार्टियां बनी भी हैं, तो अब वो भी, क्योंकि इतने जो गमलों में बनी हुई पार्टियां जिसको कहा भी जाता है किसी हद तक, लेकिन खैर इंडिजिनस भी अब हो गई हैं वो किसी हद तक, तो वो भी, उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो एक जो है कोर्स, अपना कोर्स ले सकें। तो इस सारे सिनेरियो में, हाँ, अब जी हम थ्योरेटिकल तो बात कर लिए, लेकिन अगर कि प्रैक्टिकल, ये बात कब किसी और मौके पे रखते हैं कि प्रैक्टिकली जो जो अपर हैंड जिसके पास है फौज, वो तो अभी तक पिछले उसका जो रिकॉर्ड है 40-50 साल का अगर ले लें, तो उसमें उसने तो वही फॉरेन पॉलिसी और मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज और मुल्क के अंदर सियासत, उन सबको वही प्री कन्फिगर कर रही है। उसके फ्रेमवर्क के अंदर ही जमहूरियत, यानी जो जमहूरी पार्टियां हैं, वो किसी हद तक अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो वो इस बैलेंस और इस रिलेशनशिप को बदले बगैर मुश्किल है कि वो अपने इंटरेस्ट को छोड़ के, और एक एक ग्रुप है जिसकी ट्रेनिंग ही मिलिट्री तरीके से हुई है, तो वो जैसे कहते हैं, व्हेन यू हैव अ हैमर इन हैंड, एवरीथिंग एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक अ ये है नेल। तो वो नेचुरली, अब चाइना में तो पॉलिटिशियन है, या मुख्तलिफ कंट्रीज में जो रेजोल्यूशन करते हैं प्रॉब्लम्स की और डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो तो पॉलिटिकल ग्रुप होता है। तो पाकिस्तान में ये, हम थ्योरी पे तो बात कर लेंगे कि इस तरह होना चाहिए, बट वो हर बंदे को पता है। लेकिन वो देखें आप, थ्योरी जो है ना, थ्योरी भी नहीं है ना, थ्योरी भी हमारी कुछ गलत है। यहाँ हम्म। पर भी थ्योरी है, उस थ्योरी की इम्प्लीमेंटेशन है, हमारे पास थ्योरी ही नहीं है। अब यहाँ पर भी ये डिफेंस पे इनका अच्छा खासा एक्सपेंडिचर है, ये अमेरिका को आंखें दिखा रहे होते हम्म। हैं। यूएस की हिम्मत नहीं है कि वियतनाम में इंटरवेंशन करे, या वो जो ह्यूमन राइट इश्यूज उठाते हैं उसके ऊपर वो इंटरवेंशन नहीं कर सकते। जी जी। ये साउथ चाइना का इशू बना, जापान साउथ कोरिया के साथ जो है, तो वो हालांकि
इतने बड़े बड़े एलाइज हैं यहाँ पे, वो खड़े होते हैं, फ्लीट्स खड़े होते हैं, हम्म। लेकिन उसके बावजूद वो चाइना जी। को थ्रेट फील नहीं होता, क्योंकि उसने अपना डिफेंस मजबूत किया हुआ है, उसकी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ उसने इंक्रीज की है। लेकिन उसने आईएमएफ से कर्जे लेकर और या किसी दूसरे मुल्क से पैसे लेकर या उधार में जहाज लेकर नहीं की हुई ना। उन्होंने अपने जो प्रोडक्शन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करके अपने मुल्क के अंदर से ही ये पैसा जनरेट किया। अब आप देखें यूएस जो है वो उसके ऊपर कितना ज्यादा कर्जा है चीन का। हम्म। तो आप भी इस तरह से करें, अपने मुल्क के अंदर जो है वो प्रोडक्शन करें, जो जी। इकॉनमी है उसको बेहतर करें, आप लोगों को साथ में खुशहाल करें। फिर आप अपनी जो है टॉयज भी खरीदें, आप हम्म। सारा कुछ दूसरों को आंखें भी दिखाएं, लेकिन वो जेब नहीं देला और देखने चले हम मेला, तो इस तरह तो हाँ हाँ, सही। काम नहीं होगा। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलें इस पॉइंट पे हम इस प्रोडक्टिव गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं, और कई नए एस्पेक्ट्स पे आपसे फिर इंशाल्लाह इसी तरह गुफ्तगू रखेंगे। और बहुत शुक्रिया आकिफ खान आपका, जो है अपनी जो है ना नॉलेज और एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करने। आप थैंक यू। थैंक यू। जी जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।